इस वीडियो में आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 1 का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने उन्हीं पॉइंट को रखा है जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क एके आयरन मैन से, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज माने हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का CEO है। एक दिन जब वो अपने क्लाइंट्स को हथियार का डेमो दे के आ रहा होता है, रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। कुछ आतंकवादी से किडनैप कर लेते हैं। उसी कंपनी के बम की मदद से वो घायल हो जाता है। उसकी वजह से उसके शरीर में बहुत सारे मेडल के टुकड़े चले जाते हैं। उससे उसे कुछ ना हो, इसलिए वहाँ के एक डॉक्टर उसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। होश आने पर टोनी उस बैटरी पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट को बदलकर दुनिया का सबसे छोटा आर्क रिएक्टर पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। जब टोनी को पता चलता है कि आतंकवादी लोग उसके हथियार को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो आर्क रिएक्टर और डॉक्टर की मदद से एक काम चलाओ आयरन मैन सूट बनाकर वहाँ से उड़नछू हो जाता है। वापस पहुँचने पर वो अपने हथियार बनाने वाली डिवीज़न को बंद करवा के आर्क रिएक्टर और उससे बने आयरन मैन सूट पर काम करने लगता है। उसके खास दोस्तों में शामिल है AI जारविस, बॉडीगार्ड हैप्पी होगन, असिस्टेंट पेपर पॉट्स और मिलिट्री में काम करने वाला जेम्स रोड्स। एंड फिर वो उन किडनैपर से बाकी लोगों को भी बचा लेता है एंड वापस आकर सबको बताता है कि ही इज़ द आयरन मैन, द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट इन द MCU। एंड इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जहाँ पे निक फ्यूरी दिखाया जाता है, वो जिसे एवेंजर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि वो बाहर के खतरों से दुनिया को बचाएगी, कोई ऐसी टीम होनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी हमारी मुलाकात ब्रूस बैनर, डॉक्टर बैनर AKA द इनक्रेडिबल हल्क से होती है। एक एक्सीडेंट में इनके अंदर बहुत सारी गामा रेडिएशन चली गई थी, जिसकी वजह से जब भी इन्हें गुस्सा आता है तो ये खरे मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिन्हें हम हल्क के नाम से जानते हैं। इनकी वजह से बाकियों को तकलीफ ना हो, इसलिए एंड मूवी के एंड में इंडिया चले जाते हैं वहाँ के गरीब बच्चों का इलाज करने, मतलब इंडिया में बेसिकली कोलकाता में। एंड देन मूवी ख़त्म। नेक्स्ट मूवी होती है आयरन मैन 2। दुनिया को आर्क रिएक्टर और आयरन मैन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से सभी से हथियाने की रेस में लग गए हैं, जिसमें टोनी का कॉम्पिटिटर जस्टिन हैमर भी शामिल है। जस्टिन हैमर आयरन मैन सूट बनाने की नाकाम कोशिश करता है और टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का CEO बना देता है ताकि वो अपने आयरन मैन सूट और आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद निक फ्यूरी एक बैडएस एजेंट नताशा रोमानोफ AKA ब्लैक विडो को टोनी पर नज़र रखने भेजते हैं, ये देखने के लिए कि टोनी एवेंजर्स बनने के लायक है भी या नहीं। नताशा रोमानोफ एक हाईली ट्रेंड असैसिन है जो पहले सोवियत यूनियन के KGB के लिए काम करती थी, बाद में इसे शील्ड ने हायर कर लिया। इसकी सारी स्टोरी ब्लैक विडो मूवी में बताई गई है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद शील्ड का एजेंट कोल्सन टोनी को एवेंजर्स के बारे में और जानकारी देने आता है, पर बेचारा अपॉइंटमेंट में ही अटक जाता है। रोडी टोनी से एक सूट उधार लेकर खुद भी वॉर मशीन बन जाता है एंड फिर दोनों मिलकर आयरन मैन 2 के विलन विप्लैश को हराते हैं। फेज़ 1 का अगला मेन कैरेक्टर है थॉर एसगार्ड के राजा ओडिन का बेटा है। एसगार्ड यूनिवर्स के सबसे ताकतवर प्रजाति में से एक है। इन्हें अर्थ के कुछ रिलीजन में देवताओं की तरह पूजा जाता है। ओडिन के रिटायर होने के बाद अब थॉर एसगार्ड का नया राजा बनने वाला है, पर लोकी को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी की मूवी इसी सब पे बेस्ड है, आप देख सकते हो। थॉर की मनमानी की वजह से ओडिन उसे राजा ना बनाकर उससे सारी पावर छीन के उसे अर्थ पे भेज देता है। इनके पास 9 रेल में ट्रैवल करने के लिए एक बाइफ्रोस्ट नाम का एक रेनबो ब्रिज है, जो आपको 9 रेलम में कहीं भी पहुंचा सकता है। इसके पीछे ओडिन भी थॉर का हथौड़ा पृथ्वी पे ही फेंक देते हैं। इसे सिर्फ काबिल बंदा ही उठा सकता है, जो कि ये खुद डिसाइड करेगा कि कौन इसके काबिल है। अर्थ पे इसकी मुलाकात साइंटिस्ट जेन फॉस्टर से होती है एंड क्लिंट बार्टन AKA हॉकाई से होती है। हॉकाई का निशाना कभी नहीं चूकता, वो बिना देखे भी सही निशाना लगा सकता है दूर दूर तक। इसके बाद वो अपने हथौड़े को साइड में रख के दोबारा अपने घमंड को उठाने के काबिल हो जाता है। ओह सॉरी, उल्टा बोल दिया। देन अपनी गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर को बाय बोल के वापस एसगार्ड लौट जाता है। एसगार्ड में फ्रॉस्ट जाइंट हमला करते हैं, जिसमें शरारती लोकी का हाथ है। जिसके बाद थॉर और लोकी की लड़ाई के दौरान थॉर उस रेनबो ब्रिज को तोड़ देता है और लोकी यूनिवर्स में कहीं लापता हो जाता है। देन मूवी की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। सीन शिफ्ट होता है 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। दुबला पतला होने की वजह से स्टीव रॉजर्स बार बार आर्मी में रिजेक्ट हो जाता है, पर उसका दोस्त बकी बार्न्स वो इस बार सिलेक्ट हो जाता है। स्टीव की बॉडी तो कमज़ोर है, पर उसका हौसला बहुत बुलंद है। इसके इसी हौसले और सेल्फिशनेस से इम्प्रेस होकर पैगी कार्टर और कुछ साइंटिस्ट इसे अपने एक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसकी मदद से दुबला पतला स्टीव फूल कर कैप्टन अमेरिका बन जाता है। फिर टोनी के पापा हावर्ड स्टार्क इसे वाइब्रेनियम की एक शील्ड देते हैं, जो कि इससे ड्रेस से मैच होती है। वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे ताकतवर मेटल है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टीव से पहले सुपर सोल्जर सिरम के प्रोग्राम का हिस्सा बने थे योहान स्मिथ।
और उस वक्त एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इनको ताकत के साथ साथ ही रेड स्कल भी दे दिया, जिससे इनका नाम पड़ गया रेड स्कल। रेड स्कल ने अब नाजीज के साथ मिलकर अपना एक नया ग्रुप बना लिया है। फिर उसके हाथ में एक एलियन टेक्नोलॉजी टेज़रेक्ट रखता है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मदद से वो 1942 के दौर में मॉडर्न हथियार बना देता है। रेड स्कल अब इतना पावरफुल हो गया कि इसने हिटलर के ग्रुप को छोड़कर अपने ग्रुप बना लिया और उसको एक नया नाम दे दिया, हाइड्रा, हेल हाइड्रा। आर्मी जोला को पकड़ने के दौरान एक मिशन में बकी बार्न्स ट्रेन से गिर जाता है और सबको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। एंड में कैप्टन अमेरिका से लड़ाई के दौरान एक सीन में रेड स्कल टेज़रेक्ट को अपने हाथ से उठा लेता है। उसके बाद वो एक पोर्टल के थ्रू स्पेस में कहीं गायब हो जाता है और टेज़रेक्ट पानी में गिर जाता है। स्टीव रॉजर्स उस प्लेन को कहीं और दूर जाके एक बर्फ़ में क्रैश कर देते हैं ताकि लोगों की जान। इससे पहले वो पैकी को वादा करते हैं कि एक दिन वो उनके साथ डांस का वादा अपना पूरा करेंगे। इसके बाद पैगी कार्टर और कुछ एजेंट मिलकर शील्ड की शुरुआत करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स 70 साल बाद शील्ड ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो 70 साल बाद जाग चुके हैं। आँख खुलने पर स्टीव रॉजर्स देखता है कि उसने अपनी डांसिंग डेट मिस कर दी है। ओके, एवेंजर्स के फर्स्ट टाइम असेंबल होने का टाइम आ गया। हम देखते हैं कि लोकी जिंदा है और अब वो अपने माइंड कंट्रोल इस कैप्टर को लेके टेज़रेक्ट की तलाश में आ गया। नाताशा रोमानोफ ब्रूस को इंडिया से वापस ले आती है। लोकी को रोकने के चक्कर में एजेंट फिल कोल्सन मर जाता है और फिर इसकी मौत का फ़ायदा उठाकर निक फ्यूरी पहली बार सारे एवेंजर्स को असेंबल करता है। इधर मैं किसी की बात नहीं करने वाला, वो पूरा सीन अलग है, जो एजेंट ऑफ शील्ड का अलग सीन है, उसे छोड़ो। लोकी टेज़रेक्ट की मदद से एक पोर्टल ओपन करके सारी चितौरी आर्मी को अर्थ पर ले आता है, बट एट द एंड एवेंजर्स लोकी को हरा देते हैं एंड फिर सारे जाके शौर्मा खाते हैं। थॉर लोकी और टेज़रेक्ट को लेके अपने साथ एसगार्ड चले जाता है। एंड में हम देखते हैं कि लोकी इस पर्पल पहलवान के कहने पर ये सब कर रहा था एंड यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।